हेलो डियर। आज हम कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा कंजक्शन। इस पूरे टॉपिक को समराइज करने के बाद हम लोग नियर अबाउट राउंड अबाउट लगभग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट आप एनालिसिस भी कर पाएँ कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, है ना? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग रिवीजन कर रहे थे, उसमें से ऑलरेडी एडवर्ब तक हम लोगों ने रिवाइज कर रखा है, तो जो भाई बंधु नहीं देखे हैं, जा करके उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। इंग्लिश एफआरबी के नाम से सीरीज है, प्लेलिस्ट है। आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट रिवीजन हम करने वाले हैं। रिवीजन ज़रूर शॉर्ट है, लेकिन चीज़ें सभी कवर करने वाले हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम पहला जो टास्क है वो ये है, कंजक्शन का रिवीजन करेंगे, और सेकंडली हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कंजक्शंस कई मायने में इम्पोर्टेंट है, कई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंस जब आप पीक्यूआरएस सॉल्व करते हो तब इसका बहुत मेजर रोल है। जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो देन इसका बहुत मेजर रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल स्पॉटिंग एरर के पर्पज से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पर्पज से, फिल इन द ब्लैंक के पर्पज से, पीक्यूआरएस के प्रोस्पेक्टिव से एंड क्लोज टेस्ट के प्रोस्पेक्टिव से। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन से थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। मैं आपको टू द पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से स्पॉटिंग एरर बनते हैं, जहाँ से पॉइंट आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन देखो, एक डिफरेंस आप याद रखिएगा कि प्रपोजिशन एंड कंजक्शन के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कंजक्शन और प्रपोजिशन के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। कंजक्शन का सिंपली काम है कनेक्ट करने का, इसका सिंपली काम है कनेक्ट करने का, जबकि प्रपोजिशन का जो काम होता है वो रिलेशन और पोजीशन बताने का। रिलेशन या फिर पोजीशन बिटवीन अ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन या पोजीशन बताने का काम प्रपोजिशन का होता है, जबकि कनेक्ट करने का काम कंजक्शन का होता है। एक बात और, कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनको कनेक्ट करने के लिए आपको नीड पड़े तो याद रखना वो कंजक्शन आएगा, जबकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसके ऑब्जेक्ट आते हैं, इट मीन्स नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं पीओ सॉल्ट में प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो होप से ये सारी बातें क्लियर होगी। अब डायरेक्ट बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर, जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है? अब यहाँ पर कंजक्शन के टाइप्स की तरफ बात करते हैं सर। तो मेजरली जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स के कंजक्शन होते हैं। उनमें हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन की, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन का। ये हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको एक लिस्ट दिखा दूँ जहाँ से मेनली क्वेश्चंस आपके बनते हैं। वो है कोरिलेटिव कंजक्शंस और वो पूरी लिस्ट ये है। बेसिकली आपको मैं अगर स्पॉटिंग एरर के पर्पज़ से कहूँ तो ये 34 पॉइंट्स आपको अच्छे से रिकॉल कर लेने हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएँगी, है ना? लेकिन उसके अलावा एक्सटर्नल आपको चीज़ें जानने की ज़रूरत है, वो पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम कोरिलेटिव कंजक्शंस पढ़ेंगे। कोरिलेटिव का मीनिंग है किसका किसके साथ पेयर बनता है। जैसे आप बोथ के साथ क्या यूज़ करते हैं, एंड। बिटवीन के साथ क्या यूज़ करता है, एंड। आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नॉट। इनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। इन्हीं को दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं को-पेयर कंजक्शंस। तो ऐसे कंजक्शंस जो पेयर के रूप में यूज किए जाते हैं उनको हम कोरिलेटिव या कोपेयर कंजक्शंस कहते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं इनको हम फैन बॉयज से याद रखते हैं। इससे लर्न रखेंगे फैन बॉय। जैसे फैन बॉयज का मतलब FANBOYS। एप मीन्स क्या हो गया, फॉर। ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, O means or, Y means at, S means so. These are our coordinating conjunctions. कोऑर्डिनेट कंजक्शन की खास बात क्या होती है कि ये सेम रैंक की चीजों को कनेक्ट करते हैं। इट कनेक्ट सेम रैंक। अब इस बात को कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये सेम रैंक की चीज़ों को कनेक्ट करते हैं? जैसे ये सेंटेंस है, माय फ्रेंड वीक एंड माइजर। माइजर वर्ड नाउन है, वीक वर्ड एडजेक्टिव है, तो ये सेम रैंक की चीज़ें नहीं हुई। इट मीन्स एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है। या तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव होना चाहिए या तो नाउन नाउन होना चाहिए। यहाँ पर वीक एंड माइजरली, आपने अभी रिसेंट में एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ा है, एडवर्ब टॉपिक पढ़ा, वहाँ पर आपने डिस्कस किया था कि माइजर वर्ड नाउन होता है, माइजरली एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव सेम रैंक की चीज़ प्लेस करोगे आप, है ना? तो माय फ्रेंड वीक एंड माइजरली,
शी इज ऑनेस्ट एंड फूल। तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है और बीच में लगा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फूल की जगह क्या हो जाएगा, फूल इज फूल वर्ड नाउन है एंड फूल इज वर्ड एडजेक्टिव है ना। फूल वर्ड जो है दिस इज नाउन बट फूलिश वर्ड जो है ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, दैट इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन। एक्सेप्ट फैन बॉयज, अगर इसको हम लिखें तो ये बन जाएगा एक्सेप्ट फैन बॉय। फैन बॉयज को छोड़कर जितने भी कंजक्शंस बचते हैं वो सभी कंजक्शंस किस में आ जाएंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आएंगे। इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेम रैंक की चीज़ों को कनेक्ट करेगा। तो सो कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट फैन बॉयज से बनते हैं। सबऑर्डिनेट समझ में आ गया, सबऑर्डिनेट फैन बॉयज को अगर हम छोड़ दें तो जितने कंजक्शंस बचते हैं वो सभी सबऑर्डिनेट होते हैं। कोरिलेटिव जो पेयर के रूप में यूज होते हैं, जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, है ना, आइदर के साथ आर और लेस्ट के साथ शुड, इनको क्या बोलते हो आप, इनको बोलते हो कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं ये फर्दर 4 टाइप के होते हैं, क्युमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। हालाँकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा, बहुत डिटेल में हो जाएगा और इसकी इतनी नीड नहीं है आपको पढ़ने की, और ना ही आपके एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि एंड लिख करके दे दे और पूछे इनमें से कौन सा कंजक्शन है, क्युमुलेटिव है या अल्टरनेटिव है या एडवर्सेटिव या इलेटिव है। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपके एग्जाम में डिस्कस नहीं की जाती। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पॉइंट पूछे जाते हैं, डायरेक्टली यूसेज पूछे जाते हैं, है ना? ये जो पोर्शन है, ये बेसिकली टीचिंग एग्जाम का पोर्शन है कि वहाँ पर टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। कि वो ऐसे लिख देगा सो किस टाइप का कंजक्शन है ये बताइए? क्युमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव या इलेटिव, व्हिच टाइप ऑफ कंजक्शन इज सो? तो ऐसे वहाँ पर पूछा जाता है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ से कहानी हमारी आगे बढ़ेगी, ये जो फैन बॉयज है, और सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, ऐप के बारे में, फिर हम एंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम नॉर के बारे में, बट के बारे में, और के बारे में, एट एंड सो। सभी फैन बॉयज को ये जितने कंजक्शन से कोऑर्डिनेटिंग, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे फॉर के बारे में बात करें तो फॉर के ड्यूल फंक्शन है, फॉर कंजक्शन भी होता है, फॉर प्रपोजिशन भी होता है। और जब प्रपोजिशन होता है तो इसके दो बेसिकली टास्क होते हैं, एक तो टाइम बताता है, एक पर्पस बताता है। आपने पढ़ा होगा हिंदी में के लिए, ये क्या है, ये पर्पस बताएगा। टाइम से आप कहते हो 4 घंटे से, है ना? 4 साल से, तो ये क्या है, ये टाइम बेसिकली बता रहा है। और फॉर जब कंजक्शन होगा तो ये रीज़न बताएगा। रीज़न मतलब कारण, हिंदी अर्थ क्या होगा, क्योंकि, है ना? ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। फॉर के ड्यूल नेचर हैं। देखो, जिस भी वर्ड के ड्यूल नेचर होंगे, वहाँ से क्वेश्चंस बनने लगेंगे। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं किया जाता है। मतलब कोई सेंटेंस अगर फॉर से स्टार्ट करो और फॉर कंजक्शन है, और कंजक्शन कब होगा, जब ये रीज़न बता रहा होगा। हिंदी अर्थ क्या होगा, क्योंकि। तो ये कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको पहचानना है, ये फॉर क्या है, ये फॉर क्या है, ये फॉर क्या है। जैसे आपने कहा ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, वो 4 घंटे से काम कर रहा है। आप टाइम बता रहे हो, टाइम बता रहे हो तो ये क्या हो गया सर, प्रपोज़िशन हो गया। आपने कहा ही वेंट देयर फॉर सपोर्टिंग हिज फ्रेंड्स, वो अब वहाँ पर गया, क्यों गया? अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने के लिए, पर्पस बताना चाह रहे हो। अगेन क्या हो गया, प्रपोज़िशन हो गया। और यहाँ पर आप कह रहे हो ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया क्योंकि ही वाज़ इल, क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पर फॉर जो है वो कंजक्शन है क्योंकि रीज़न बता रहा है। होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर के ड्यूल नेचर कौन-कौन से होते हैं और कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे। अगर मीनिंग निकले ये के लिए पर्पस बताएगा, टाइम तो भी प्रपोज़िशन है, केवल एक ही केस में कंजक्शन है। ऐसा सिंस के भी ड्यूल नेचर होते हैं। सिंस आपका कंजक्शन भी होता है, सिंस आपका प्रपोज़िशन भी होता है। प्रपोज़िशन होगा तो ये टाइम बताएगा, हिंदी अर्थ होगा से। कंजक्शन होगा तो ये रीज़न बताएगा, हिंदी अर्थ होगा क्योंकि। हिंदी अर्थ होगा क्योंकि, है ना? अब ये जो सिंस है इसको कहीं भी यूज़ करो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के बीच में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। लेकिन फॉर को एज़ अ कंजक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर पाएँगे हम। अब मैंने कहा जैसे सिंस है, देखिए अब ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो बेसिकली, जैसे आपने कहा सिंस 1995, सिंस 1995। अब मैं पूछूँ यहाँ पर सिंस क्या है? टाइम बता रहा है सर, प्रपोज़िशन है। मैंने कहा मान लो ये लिखा है ही डिड नॉट ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस ही वाज़ अपसेंट। सिंस ही वाज़ एब्सेंट। अब मैं आपसे पूछूँ सिंस क्या है? तो यहाँ पर सिंस जो है वो कंजक्शन है।
क्योंकि वह एब्सेंट था इसलिए मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, यूजुअल सी बात है। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कितने ऐसे कंजंक्शंस हैं जो हमें रीज़न बताने का काम करते हैं, है ना? बहुत सारे पॉइंट हैं इस वाले। एक ही देखिए एक सिंपल सा कंजंक्शन आप पढ़ रहे हो फॉर और उससे रिलेटेड कितनी सारी इन्फो आपको देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा ये एक तो कंजंक्शन होता है आपका कौन-सा सिंस जो रीज़न बताता है, एज जो रीज़न बताता है, बिकॉज़ जो कि रीज़न बताता है। ये रीज़न बताने वाले कंजंक्शन हैं, ठीक है? इसके अलावा ड्यू टू का यूज़ करते हो आप, ड्यू टू। इसके अलावा ओइंग टू का यूज़ करते हो, बट दीज़ आर दी प्रपोज़िशन, ये प्रपोज़िशन है ना? ये प्रपोज़िशन है, ये कंजंक्शन है, सिंस, एज, बिकॉज़। इसमें फॉर भी यूज़ कर लोगे और ये तीनों हैं कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनको सेंटेंस में कहीं भी प्लेस करो, स्टार्टिंग में, मिडल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये हमेशा सेंटेंस के मिडल में ही आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। एक और पॉइंट यहाँ पर, ये जो कुछ टर्म होते हैं जैसे द रीज़न व्हाई, द रीज़न या फिर द रीज़न व्हाई, ये भी फ्रेज़ जो होते हैं, ये भी रीज़न बताते हैं और इनके साथ क्वेश्चन क्या बनता है कि इनके साथ रीज़न बताने वाला कोई ना कोई कंजंक्शन लगा देगा, जो कि सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देता है। यहाँ पर कितनी बातें आपने समझी। अब इन पूरी बात को हम कंक्लूड करते हैं कि सर हमें रीज़न बताने वाले कितने कंजंक्शन पता है? सर ये हैं सिंस, एज, बिकॉज़ या फिर फॉर। फॉर कोऑर्डिनेटिंग, सिंस, एज, बिकॉज़ सबऑर्डिनेटिंग। ये सेंटेंस मिडिल में, स्टार्टिंग में कहीं भी आ सकते हैं, बट ये मिडिल में ही आएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग है। ड्यू टू और ओइंग टू भी आपके टर्म हैं जो कि रीज़न बताता है, बट ये प्रपोज़िशन है ना? द रीज़न व्हाई फ्रेज़ है जो कि रीज़न बताने का काम करता है। ये इसके साथ आप रीज़न बताने वाले दूसरे वर्ड्स यूज़ नहीं कर पाओगे। अब जैसे एक क्वेश्चन लेट सी अ क्वेश्चन बिकॉज़ शी वाज़ डल देयरफॉर शी फेल्ड। क्योंकि वह डल थी इसलिए फेल हो गई। अब अननेसेसरीली कंजंक्शन नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर आपने बिकॉज़ लगा रखा है, एक कंजंक्शन है, दूसरा कंजंक्शन देयरफॉर लगाने की नीड नहीं है। भाई 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 स्टेटमेंट है, इनको कनेक्ट करने के लिए सिंगल कंजंक्शन। ऐसा तो ये मिडल में आना चाहिए, लेकिन समटाइम्स हम क्या करते हैं, उस कंजंक्शन को स्टार्टिंग में ले लेते हैं। हमने इसको पहले ले लिया, तब यहाँ पर सेपरेटर यूज़ करोगे आप। यहाँ पर क्या करें, ही वाज़ डल, कॉमा शी फेल्ड। फॉर ही वाज़ वीक, ही फेल्ड। क्योंकि वह कमज़ोर था इसलिए फ़ेल हो गया और रीज़न बता रहा है और सेंटेंस के स्टार्टिंग में इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो ही फेल्ड फॉर ही वाज़ वीक, है ना? क्योंकि इस फॉर को हमें प्लेस करना पड़ेगा सेंटेंस के मिडल में। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा ही फेल्ड फॉर ही वाज़ इल और ऐसे सेंटेंसेस में ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है कि आप यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आप सेपरेटर का यूज़ करें, कॉमा का यूज़ करें, ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। अब चलते हैं सर अगले वाले पे। अब ये सेंटेंस देखिए, द रीज़न व्हाई ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन इज़ ड्यू टू। अब मैंने कहा द रीज़न व्हाई आपने मेंशन कर रखा है, तो इसके साथ हम ड्यू टू का यूज़ नहीं करेंगे, ये सुपरफ्लुअस है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो कि द रीज़न व्हाई के साथ रीज़न बताने वाले बाकी कोई भी कंजंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना? चाहे वो ड्यू टू हो, चाहे वो ओइंग टू हो, चाहे वो बिकॉज़ हो, सिंस हो, एज हो, है ना? देयरफॉर हो, इनका यूज़ नहीं करेंगे। एज़ यू सो शैल यू रीप, ये एक प्रोवर्ब है, रिमेंबर इसको याद रखिएगा कि ये एक प्रोवर्ब है, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। एज़ यू सो, सो शैल यू रीप, है ना? और यहाँ पर देखिए ये जो एज़ है, पहली बात तो ये रीज़न नहीं बता रहा है तो दैट इज़ व्हाई। और वैसे भी प्रोवर्ब जैसी होती है एज़ यूजुअल उनको यूज़ करना चाहिए, है ना? ये वाली बात समझ में आ गई। जैसे ये क्वेश्चन है, एज ही हैज़ कमिटेड, ही डिड इट ऑन टाइम। क्योंकि उसने कमिट किया था इसलिए उसने उस काम को समय पर किया। तो एज यहाँ कंजंक्शन है तो ये दैट अननेसेसरली है। भाई 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें सिंपल एक ही कंजंक्शन की नीड पड़ेगी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है ही टोल्ड हर दैट व्हेन ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही वुड मीट। अब आपको डबल कंजंक्शन दिखाई पड़ रहा है सर, एक दैट एक व्हेन, C1 एंड C2। और पता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। रीज़न बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ध्यान से मैंने क्या कहा, आप इस बात को बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं कि एक साथ कभी भी डबल कंजंक्शन यूज़ नहीं किए जाएँगे मरते दम तक, है ना? तो मेरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर 2 स्टेटमेंट है तो हमें कंजंक्शन एक ही चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट है, मान लिया 3 स्टेटमेंट है, ठीक है? तो अब हमें 2 कंजंक्शन चाहिए C1 C2। अब ये क्या करेगा पता है?
तो वो लिखने का पैटर्न ऐसे कर देगा, C1 C2 एक साथ लिख देगा या सेपरेटर लगा लेगा, ऐसे यूज़ करेगा ये। और यही यहाँ पर किया है। देखो एक एक स्टेटमेंट हो गया, ये ही टोल्ड हर पहला। सेकंड, ही वुड कंप्लीट हिज वर्क, ये S2 हो गया। और थर्ड हो गया ही वुड मीट, ये S3 हो गया। और तीनों को आपने कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर 3 अलग-अलग स्टेटमेंट है, इसलिए कनेक्ट करने के लिए हमें डबल कंजंक्शन, ड्यूल कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सेंटेंस एरर फ्री है, इसको गलत मत करना, है ना? लेकिन ऊपर वाले में देखो ज़रा कितने टोटल स्टेटमेंट कितने हैं? 2 ही है। ये हो गया ही हैज़ कंप्लीटेड S1, ही डिड इट ऑन टाइम, ये S2। तो कंजंक्शन एक ऑलरेडी आपने मेंशन कर रखा है, एज, तो दैट अननेसेसरीली है। होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना? कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सर, ये 2 पॉइंट है कि एंड और एंड नॉट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो एंड जो है वो एक कंजंक्शन है, बट एंड नॉट इज आर प्रपोजिशन, ये एक प्रपोजिशन है। जैसे मान लिया, सपोज मैंने ऐसे लिखा राहुल एंड अजय, राहुल एंड अजय इज ऑब्लिक आर, तो आप क्या यूज करेंगे, इज या आर? और मैंने कहा राहुल एंड नॉट अजय, एंड नॉट अजय इज ऑब्लिक आर। ये 2 स्टेटमेंट हैं, लेट्स सी, ये 2 स्टेटमेंट है, अजय एंड राहुल। अब आपने एंड लगाया, एंड का मतलब प्लस हो गया, तो आप क्या करोगे, राहुल एंड अजय 2 अलग-अलग पर्सन हो गए, आर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने कहा एंड नॉट एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आते, सब्जेक्ट बना राहुल, राहुल के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज आएगा। तो एंड में यूजुअली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, हालाँकि कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, कई बार डिटरमिनर पर बेस्ड हो जाता है। अगर सिंगल डिटरमिनर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, डबल डिटरमिनर है तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे लेट्स सी, एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये वाला भी, तो इसमें दोनों हो सकती हैं। एंड से जो अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, इट में बी सिंगुलर, इट में बी प्लूरल। इसमें वर्ब दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन एंड नॉट में जो आप वर्ब यूज़ करोगे वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि बाद वाला जो है वो बनेगा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। एंड यू नो कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज नहीं करते। वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है ना? जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा राइटर, अ पोएट एंड राइटर इज ऑब्लिक आर डेड, इज ऑब्लिक आर डेड। अब आप अगर ऐसे लिख रहे हो आप पोएट एंड राइटर, तो इज आएगा। यहाँ पर डिटरमिनर केवल फर्स्ट वाले के साथ है, तो वही व्यक्ति पोएट है, वही व्यक्ति राइटर है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपको कंजक्शन कई जगह हेल्प करेगा। कंजक्शन आपको तब भी हेल्प करेगा जब आप टाइम टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कंजक्शन तब भी हेल्प करेगा जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कंजक्शन हेल्प करेगा जब आप आर्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। तो इसके बहुत अ, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है। अगर आप देखोगे तो हर एक टॉपिक में ये कहीं न कहीं रिलेट कर जाता है। एक कंजक्शन, एक प्रपोज़िशन, 2 टॉपिक ऐसे हैं। यहाँ पर अगर आपने ऐसे लिखा आप पोएट एंड राइटर, तो इज आ गया। लेकिन अगर आप ऐसे मेंशन करो आप पोएट एंड आ राइटर, अब यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, आर यूज़ करोगे, इज नहीं। ठीक है? तो होप सो पॉइंट समझ में आ गया कि एंड और एंड नॉट में डिफरेंसेस क्या है। एंड कंजंक्शन है, बट एंड नॉट इज आर प्रपोजिशन, इसमें हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब को, जबकि इसमें वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। एंड से 2 प्रॉपर नाउन कनेक्ट करोगे, राहुल एंड अजय, तो आर आएगा। एंड से 2 कॉमन नाउन कनेक्ट करोगे तो डिपेंड करेगा डिटरमिनर पर, आर्टिकल पर। आर्टिकल सिंगल है तो वर्ब सिंगुलर, आर्टिकल डबल है मतलब हर एक के साथ अपने-अपने आर्टिकल है तो वर्ब प्लूरल। अब एक और टर्म आपको यहाँ से समझना है, एंड और बट में डिफरेंसेस होते हैं। एंड 2 सेम चीज़ों को कनेक्ट करता है, बट 2 अपोजिट बातों को कनेक्ट करता है। जैसे आप कहते हो ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना? तो ये क्या है? ये अपोजिट बात है। 2 अपोजिट बातें अगर आपको कनेक्ट करानी है, वहाँ पर बट लगाइए। 2 सेम बातें कनेक्ट करानी है तो आप एंड लगाइए। जैसे अब 2 सेम बातें कैसे? मैंने कहा वो व्यक्ति जो है, वो इंटेलिजेंट भी है और लेबोरियस भी है। इंटेलिजेंट भी है और लेबोरियस भी है। तो आप क्या करोगे, 2 सेम बातें हो गई, 2 पॉजिटिव बातें हो गई, एंड से कनेक्ट कर ले रहे हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी क्लोज़ टेस्ट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको जगह-जगह ये वाली बात बताता हूँ कि एंड के पहले ऐसा है, नेगेटिव वर्ड है, तो एंड के बाद भी नेगेटिव वर्ड आप कनेक्ट करिए। ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो मैंने कहा कोई व्यक्ति लेबोरियस है और इंटेलिजेंट है, आपने एंड लगाया। ही इज़ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। लेकिन अगर मैंने कहा वह इंटेलिजेंट है, लेज़ी है, इंटेलिजेंट है, लेज़ी है,
अब आप क्या लगाओगे? बट लगाओगे। इंटेलिजेंट और लेजी जस्ट अपोजिट क्वालिटीज हो गई, और दो अपोजिट बातें हैं, दो अपोजिट क्वालिटीज को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बट, है ना? जैसे आपने कहा कि भाई मेरे जो अंकल है ना वो बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं, और साथ ही साथ जीनियस भी हैं। आपने कहा दोनों ठीक है, अच्छी बात है, तो आपने ऐसे स्टेटमेंट बनाया, माय अंकल इज रिच एंड जीनियस। लेकिन मैंने कहा वो रिच तो हैं बट बहुत माइजर हैं। आप फिर ऐसे स्टेटमेंट बनाओगे, माय अंकल इज रिच बट माइजरली। पॉइंट बहुत छोटे-छोटे से हैं, माइन्यूट से पॉइंट है, लेकिन इनमें डेप्थ है बहुत, बहुत ज़्यादा यूसेज है। इसको मैं बोलता हूँ इंग्लिश का सुप्रीम कोर्ट एंड को, क्योंकि ये कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये हमेशा सबके साथ समानता का व्यवहार करने वाला है ना? आगे चलते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है, मैंने कहा स्कूल लाइफ इज़ डल, कॉलेज लाइफ इज़ चार्मिंग। अब स्कूल लाइफ जो है वो डल होती है, लेकिन कॉलेज लाइफ जो होती है वो चार्मिंग होती है ना? कॉलेज लाइफ चार्मिंग होती है। अब डल का अपोजिट है चार्मिंग, आपने कहा बट आ जाएगा, यूजुअल सी बात है ना? मैंने कहा शी इज़ रिच, शी इज़ माइजरली, आप क्या करोगे? बट आएगा। अब मैं माइजरली की जगह जीनियस लिख देता, यहाँ पर एंड आ जाता। होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एंड और बट में डिफरेंसेस क्या है। अच्छा, बट के 2 और नेचर होते हैं। देखो ये वाली बात यहीं पर समझा दे रहा हूँ, आगे हेल्प करेगी आपको कि बट जो है ये कंट्राडिक्शन बताता है। ऐसे कितने वर्ड हैं जो कंट्राडिक्शन बताते हैं, जो कंट्राडिक्शन शो करते हैं? एक है दो, एक है आल्दो, ये कंट्राडिक्शन शो करेंगे। एक है एट, ये भी कंट्राडिक्शन शो करेगा। एक है हाउएवर, ये भी कंट्राडिक्शन शो करेगा। एक है नेवरदलेस, नेवरदलेस ये भी कंट्राडिक्शन शो करेगा। तो ये कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जो कंट्राडिक्शन शो करते हैं। जैसे डिस्पाइट आप यूज़ करते हो, डिस्पाइट के बावजूद, ये भी कंट्राडिक्शन। इन स्पाइट आप यूज़ करते हो, ये भी कंट्राडिक्शन शो करता है। ये ऐसे टर्म हैं जो कंट्राडिक्शन शो करेंगे। अब इनसे क्वेश्चन्स बनते हैं। क्वेश्चन से कैसे बनते हैं उन पर फर्दर बात करने वाले हैं हम, है ना? जैसे 2 आल्दो के साथ तो सिंपली ये क्वेश्चन बना देता है कि इसके साथ हम एट का यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। एट या कॉमा में से कोई एक लगाओगे और ये क्या करेगा? 2 या आल्दो, अलियास ने 2 या आल्दो यूज़ किया और ये क्या करेगा? बट का यूज़ कर देगा। 2 कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे आप, है ना? यह सिंपली आप याद रखो कि 2 या आल्दो के साथ आप बट का यूज़ नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन बन जाता है। अब जैसे मैंने कहा बट के ड्यूल फंक्शन है, ये वाली बात बता रहा था मैं, बट के ड्यूल फंक्शन है। बट एक कंजंक्शन है और बट एक प्रपोजिशन है। कंजंक्शन लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, है ना? और ये मीनिंग अगर है तो ये कंजंक्शन है। बट अगर एक्सक्लूडिंग का मीनिंग दे रहा है, सर अगर ये एक्सक्लूडिंग का मीनिंग दे रहा है तो ये प्रपोजिशन है ना? अब ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे ज़रा समझना। जैसे ये क्वेश्चन है, एवरीवन बट हर हू हैज़ हैव अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। अब आपको फिल करना है, हैज़ आएगा या हैव आएगा। एवरीवन बट, अब यहाँ पर ये कंजंक्शन नहीं है, प्रपोजिशन है। कह रहा सारे लोग आए उसको छोड़ करके, हर को छोड़ करके बाकी सभी के सभी एग्ज़ाम में अपीयर हुए। तो ये बन गया पीओ। पीओ का मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी एवरीवन के अकॉर्डिंग, और एवरीवन के अकॉर्डिंग आप हैज का यूज़ करेंगे, ना कि हैव का। पॉइंट क्लियर हो गया? एक और बहुत यहाँ पर फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि बट के ड्यूल फंक्शन है, बट कंजंक्शन है और प्रपोजिशन। अगर ये वाला मीनिंग लग जाए, कंट्रास्ट बता रहा हूँ तो समझ जाना कंजंक्शन है। अगर वो मीनिंग नहीं लग रहा है तो फिर समझ जाना प्रपोजिशन है। मैंने कहा द मेंबर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली हैव गॉन देयर बट मी। अब यहाँ पर मैं कहूँ बट क्या है? तो मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स गए हुए हैं बट मी, मुझे छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग का मीनिंग ले रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर कंजंक्शन है, कहाँ पर प्रपोजिशन है। यही कारण, यहाँ से एक और गेस कर सकते हो कि देखो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है ना? बोथ के साथ एंड का यूज़ करते हैं, बिटवीन के साथ एंड का यूज़ करते हैं। ये पेयर कोरिलेटिव कंजंक्शंस में वैसे पढ़ोगे आप। लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट एंड टर्न लेते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो समझो, बोथ रमन एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैव सपोर्टेड अस। पता है ये मैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर थोड़ा-सा फोकस कराना चाह रहा हूँ। तो सर इसमें क्या है? बहुत ईज़ी है। आप कहोगे कि सर एज वेल एज को ड्रॉप कर दीजिए, आप यहाँ पर एंड लगा लीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो गया।
लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे साथी, मेरे हरेले, नीले, पीले, गुलाबी, ये वाली बात याद रखना कि यहाँ पर अगर हैव दे दे, तो फिर आप हैव की जगह हैज़ दे दे, तो फिर आप सतर्क हो जाना। मान लो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ दिया होता, तो फिर हम ऐसे नहीं करते, फिर हम बोथ को ड्रॉप कर देते। अब मैं पूरी बात समझा रहा हूँ, देखो समझना मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा होता क्या है, कि अगर बोथ एंड लगा रहे हो, तो वर्ब जो आएगी सर वो प्लूरल आएगी। लिसन, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट बहुत ट्रिकी है। आपको बनता हुआ क्वेश्चन कई बार जो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ आ रहा है कि इसको आप अटेंड कर पाओगे, ईज़िली कर पाओगे, बट वो भी रॉन्ग हो जाता है। रीज़न सिंपल सा है क्योंकि आपने उसमें थोड़ा-सा टेंशन नहीं रखा। बोथ अगर आप लगा रहे हो तो रिमेंबर ये वाली बात आपको याद रखनी है कि जो वर्ब होगी दैट शुड बी प्लूरल, वो प्लूरल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और मान लो एज़ वेल एज़ लगा है, तो एज़ वेल एज़ वाले पे ये वाली बात याद रखना S1 S2 और जो वर्ब आती है, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, S1 डिसाइड करता है इसको। जैसे यहाँ पर रमन हो गया और हर फ्रेंड्स हो गए। अब वर्ब प्लूरल है, तो इस वजह से हम फिर बोथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर देंगे। एज़ वेल एज़ की जगह पर क्या आ जाएगा? दैट विल बी एंड। ये करेक्ट, योर करेक्ट सेंटेंस विल बी बोथ रमन एंड हर फ्रेंड्स हैव सपोर्टेड अस। बट वन थिंग रिमेंबर, अब मान लो मैं यहाँ पर हैव की जगह हैज कर देता, तो फिर ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनता, फिर बोथ को ड्रॉप करना पड़ता। रमन एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज सपोर्टेड। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कहाँ पर किसको ड्रॉप करना है और किसको होल्ड करके रखना है, और ये कौन डिसाइड करेगा? ये सारा खेल वर्ब का है। देखो जरा, ये सारा खेल क्या है? वर्ब का है। वर्ब मतलब जानते हो? वर्ब का मतलब फीमेल, है ना? ये कंजक्शन बेसिकली जोड़ियाँ बनाता है। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि सबसे लास्ट में पढ़ाऊँगा। हालाँकि लोग उसको प्रेफ़र करते हैं सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाना, लेकिन उसमें सभी टॉपिक्स के यूसेज हैं, इसलिए मैं हमेशा सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ। उसमें जोड़ियाँ बनाते हैं हम लोग, कि एस और वी की जोड़ी बना दी। सब्जेक्ट ये कोई मेल है, ये फीमेल है, और दोनों की जोड़ियाँ बना रहे हो आप, है ना? द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 11 एएम एंड टू 12 पीएम। अब बिटवीन के साथ तो एंड का यूज़ करते हो, तो यहाँ पर एंड आ जाएगा। ये बनेगा द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 11 एएम एंड 12 पीएम। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब एक और क्वेश्चन है, पता है क्या? बिटवीन तो एक प्रपोज़िशन है, प्रपोज़िशन को प्रपोज़िशन मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, और दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए हमें कंजक्शन चाहिए, दैट इज़ व्हाई हम एंड ले रहे हैं। ये जो टू है ना, ये कई मायने में इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रपोज़िशन के बाद प्रपोज़िशन नहीं आना चाहिए। दूसरा, दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए हमें कंजक्शन चाहिए, प्रपोज़िशन तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम एंड के साथ जा रहे हैं। तो बिटवीन के साथ पेयर बनता है एंड का। और रिमेंबर वन थिंग कि बिटवीन जो है ये कितने के लिए यूज़ होता है? दो के लिए। बिटवीन के साथ एंड का यूज़ करते हो, बिटवीन के साथ ईच या एवरी का यूज़ नहीं करते हो। बिटवीन के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्यों? क्योंकि बिटवीन जो है वो एक प्रपोज़िशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत मज़ेदार है। कह रहा है दो और आल्दो के साथ आप क्या करें? एट लगाएँ या फिर कॉमा, सेपरेटर से काम चला लें, बट का यूज़ ना करें। एक बात और याद रखनी है आपको, कि दो या आल्दो का हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि, है ना? और एट का मीनिंग होता है फिर भी। कंट्रास्ट ये भी बताता है, ध्यान रखिएगा। तो मीनिंग के बेस पर इसको डिसाइड करिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप अपनी तरफ से डिसाइड कर लें। सेंटेंस को बहुत अटेंटिवली पढ़ना है जब दो ऑल्दो का स्टेटमेंट हो। जैसे आपने कहा ऑल्दो ही वाज वीक, यद्यपि वह कमजोर था, ही ट्राइड हार्ड, फिर भी उसने कोशिश की। अब ऑल्दो के साथ बट का यूज नहीं कर पाओगे। एक बात और याद रखना, सेंटेंस को उल्टा करके रखो तो एट स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाएगा। अगर मान लो ये वाला टर्म आप लिख रहे हो, दो ऑल्दो वाला टर्म, ये एट वाला टर्म है, एट वाले टर्म को पहले ले जाओ, दो ऑल्दो को बाद वाले में ले आओ, बाद में ले आओ। तो फिर अब हम एट को स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि सिंस ये जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किए जाते हैं। अब देखो कह रहा है ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जाम एट ही अडॉप्टेड द राइट स्ट्रेटजी। कह रहा वह एग्जाम में सफल नहीं हुआ, फिर भी उसने सही स्ट्रेटजी अपनाई। अब ये बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या ये बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि वह एग्जाम में सफल नहीं हुआ, यद्यपि उसने सही स्ट्रेटजी अपनाई?
यद्यपि उसने सही स्ट्रेटजी अपनाई फिर भी वह एग्जाम में सफल नहीं हुआ। यहाँ पर जो एट है ये अननेसेसरली मतलब ये इसकी जगह दो या आल दो आना चाहिए तब वो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। शी हैड मच वेल्थ, शी डिड नॉट गिव अस मनी। ही हैड मच वेल्थ, उसके पास पैसा था। शी डिड नॉट गिव अस मनी, उसने पैसा नहीं दिया, उसने हमें पैसा नहीं दिया, उसके पास पैसा था। अब ये क्या कहोगे? ये 2 आल्दो लगाने से मीनिंग ज़्यादा एप्रोप्रिएट बन रहा है या फिर एट लगाने से ज़्यादा एप्रोप्रिएट बन रहा है? ये आपको चेक करना पड़ेगा। जहाँ पर भी 2 आल्दो और एट का यूसेज हो तो आप एक बार मीनिंग को चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 आल्दो ना लगा करके एट लगाइए। शी हैड मच वेल्थ, उसके पास ढेर सारा पैसा था बट शी डिड नॉट गिव अस मनी, फिर भी उसने हमें पैसा नहीं दिया। रोहित आर रितिका इज आर टीचिंग हिज ऑब्लिक हर सन। अच्छा, और के साथ कहानी क्या है कि S1 है, S2 है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। आपको ये जो चीज़ें रटते हो ना कि आइदर और के साथ, नाइदर नॉर के साथ वर्ब ऐसे लगाएँ, ऐसे ना लगाएँ। सर ये रटने वाली चीज़ नहीं है, समझना मेरी बात। होता क्या है कि जब आप और से 2 सब्जेक्ट कनेक्ट करते हो, तो वर्ब जो आती है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो पास में S2 होगा तो S2 के अकॉर्डिंग आएगी, है ना? ऐसा क्यों है? तो जो साउंड आता है ना वो बाद वाले का आता है। ये वाली बात। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, पहला सब्जेक्ट हो गया रोहित, सेकंड हो गया रितिका और जो वर्ब आ रही है इज़, वो किसके अकॉर्डिंग? रितिका के अनुसार, ये आएगा। और ये आगे जब आप कैरी करोगे रितिका के अकॉर्डिंग आपने इज़ लगाया तो रितिका के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर भी आएगा। ये ऐसे बनेगा रोहित आर रितिका इज़ टीचिंग हिज हर सन, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते हैं, समझना मेरी बात। अब इसको आप एक बार इसको ट्रांसलेट करके पूरा बोलो। रोहित या रितिका अपने पुत्र को पढ़ा रही है। बाद वाला साउंड आएगा। बाद वाला साउंड मतलब इन द सेंस कि वो साउंड आएगा किसका? रितिका का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वर्ब आएगी, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। और देखो यही सेम कहानी आइदर और नाइदर नॉर के साथ याद रखनी है। अच्छा, इसमें भी तो और आ गया, तो और में भी सेम वही कहानी याद रखनी है। 2 सब्जेक्ट मान लो S1 S2 लगे हैं तो वर्ब जो आएगी वो पास। अब रटना नहीं है कि और के लिए अलग रटोगे या फिर आइदर और के लिए अलग से, नाइदर नॉर के लिए अलग से। और की जगह नॉर आ गया, बात वही है। वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो पास वाला वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो पास में होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। वन मोर थिंग, एक आइदर से एक से ज़्यादा और कनेक्ट हो सकते हैं, एक नाइदर से एक से ज़्यादा नॉर कनेक्ट कर सकते हैं हम। कह रहा आइदर ही S1 हिज फ्रेंड्स S2 और यहाँ पर हैज़ या हैव में डिफाइन करना है। अब फ्रेंड्स पास में है, तो अगर ना बन पाए तो आप स्केल ले लिया करो, स्केल को रख करके आप चेक कर लिया करो। यहाँ पर हर फ्रेंड्स हिज फ्रेंड्स जो लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हैव आएगा। तो आइदर ही और हिज फ्रेंड्स हैव सपोर्टेड मी। हैज़ हैव आइदर ही और हिज फ्रेंड्स। अब देखो वर्ब जो है ये यहाँ पर हैज़ है। अब ये ही के पास में है तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ आएगा। अब यहाँ पर वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो जो वर्ब आएगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर? आप ऐसे भी या फिर सिंपली वही रिकॉल रखो कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। एक और बात कि जब आप नाइदर नॉर आइदर, जैसे मान लिया आपने आइदर और लगाया, आइदर डैश डैश और या फिर नाइदर नॉर का यूज किया, तो आपको टर्म बैलेंस करने हैं। या ये भी यूज कर लो, एक पॉइंट और लिख देता हूँ मैं, नॉट ओनली बट आल्सो। टर्म बैलेंस करने हैं। टर्म बैलेंस यू नो वेरी वेल, टर्म बैलेंस कैसे किया जाता है कि जैसा टर्म आइदर के बाद वैसा टर्म और के बाद, जैसा नाइदर के बाद वैसा नॉर के बाद, जैसा नॉट ओनली के बाद वैसा बट आल्सो के बाद। जैसे सेंटेंस देखिए, इसको ब्रेक करिए, ये सब्जेक्ट हो गया, कॉन्टेक्टेड वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया, माय वाइफ ऑब्जेक्ट हो गया। नॉर के बाद केवल ऑब्जेक्ट है, नाइदर के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये तो बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट है। तो नाइदर के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है जबकि नॉर के बाद केवल ऑब्जेक्ट है। ये तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अगर हम इस वर्ब को यहाँ पर ले जाएँ, ये कि ही कॉन्टैक्टेड नाइदर मी नॉर माय वाइफ, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, नाइदर के बाद मी मिल जाएगा, नॉर के बाद माई वाइफ मिल जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ही हैज़ बॉट, अब ये इस तरीके के स्टेटमेंट बहुत पूछता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। अब जैसे ये देखो नॉट ओनली वाला, ये सब्जेक्ट हो गया, सपोर्टेड वर्ब हो गई, अस ऑब्जेक्ट हो गया, बट आल्सो माय ब्रदर्स ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? तो बट आल्सो के बाद केवल ऑब्जेक्ट है, जबकि नॉट ओनली के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ये देखिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी या तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करो या तो इस वर्ब को पहले ले आओ आप। ये बनेगा ही सपोर्टेड नॉट ओनली अस बट आल्सो माय ब्रदर्स। अब जैसे ये देखिए, ही नॉट ओनली मेट मी बट आल्सो माय फ्रेंड्स। नॉट ओनली के बाद मेट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, बट आल्सो के बाद माय ब्रदर्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ठीक हो गए, वर्ब को पहले ले आओ। ये बन जाएगा ही मेट नॉट ओनली मी बट आल्सो माय ब्रदर्स। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। शी हैज बॉट अ बॉल, बॉट अ बैट, अ बॉल, आर अ हॉकी। अब ये वाली बात याद रखना कि और एंड में डिफरेंस होता है। और यूजुअली नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ आप यूज किया करो, एंड अफर्मेटिव के साथ यूज किया करो। जैसे ये देखिए, ही हैज बॉट अ बॉल, एक बॉल खरीदी, एक बैट खरीदा और एक हॉकी खरीदी, एंड। लेकिन मैं अगर यहीं पर हैजंट लिख देता, ही हैजंट बॉट अ बॉल, अ बैट, अ बॉल, आर अ हॉकी, फिर ये और जो था ये करेक्ट हो जाता। बस इतना याद रखना है, जब कई सारी चीजें आप कनेक्ट कर रहे हो और अफर्मेटिव है तो एंड लगाओ और नेगेटिव है तो और लगाओ, है ना? ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो होप सो ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो दैट, सो, बिकॉज़, इन तीनों में डिफरेंस होता है। सो दैट बताता है पर्पज़, सो दैट बताता है पर्पज़। पर्पज़ मतलब उद्देश्य। इसी को डिफाइन करते हैं इन ऑर्डर टू या इन ऑर्डर दैट से आप डिफाइन करते हो, है ना? ताकि, हिंदी अर्थ क्या मिलता है ताकि, पर्पज़ बताते हो। जैसे आप कहते हो कि लड़के पढ़ते हैं ताकि क्या कर सकें? अपनी जीविका कमा सकें। हम खाते हैं ताकि हम ज़िंदा रह सकें। वी ईट सो दैट वी मे लिव। और यूजुअली जब आप सो दैट लगाते हो तो अगले वाले टर्म पर हम मे या माइट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अगर आपको प्रेजेंट की ज़रूरत है तो मे, पास्ट की ज़रूरत है तो माइट। तो रीज़न बताएगा, सो रिजल्ट बताएगा, बिकॉज़ रीज़न बताएगा। तो मतलब इसलिए, बिकॉज़ मतलब क्योंकि, है ना? पॉइंट क्लियर? जैसे ये देखो, बॉयज़ वर्क हार्ड दे मे अर्न देयर लाइवलीहुड सो दैट, ताकि वो अपनी जीविका कमा सकें। ही वाज़ इल, ही वाज़ टेकन टू द डॉक्टर, वह बीमार था इसलिए उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। ही वाज़ टेकन टू द डॉक्टर बिकॉज़ ही वाज़ इल। अब देखो सेंटेंस को लिखने का पैटर्न बदल दिया आपने। वही रीज़न बन गया, वही रिजल्ट बन गया। तो अब आपको ध्यान से करना है इसको कि किससे मीनिंग ज़्यादा एप्रोप्रिएट दे रहा है। जैसे कह रहा है ही वाज़ इल, वह बीमार था इसलिए उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया क्योंकि बीमार था। अब यहाँ रीज़न बता रहे हो, यहाँ रिजल्ट बता रहे हो। ये ध्यान रखना, सो रिजल्ट बताता है, बिकॉज़ रीज़न बताता है। अब सेंटेंस का पैटर्न आगे पीछे कर दोगे तो रिजल्ट ही आपका रीज़न बन जाएगा और रीज़न ही आपका रिजल्ट बन जाएगा, बस चेंज करना है। पैटर्न केवल चेंज कर दोगे तो। इसलिए इसको अटेंटिवली यूज़ करना। अब चलते हैं जो असली कहानी है। जो असली चैप्टर स्टार्ट होता है मेरे भाई, वो अब स्टार्ट होता है। ठीक है? क्योंकि एक-एक टर्म अब डिस्कस करते हुए हम चलने वाले हैं। मैं एक स्लाइड ऐड कर लूँ सो दैट आपको एग्ज़ाम्पल से समझाते हुए चलूँ। जस्ट अ सेक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हुँ, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब समझना ये वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड बोथ बिटवीन नो सूनर, ये नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ये भर-भर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनके बारे में बस ये याद रखना है कि नो सूनर के साथ दैन का यूज़ करते हो, रटना वो भी नहीं है, क्योंकि सून कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगाते हो। सून, सूनर, सूनेस्ट। तो सूनर कंपैरेटिव है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दैन का यूज़ करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखना है कि एज़ सून एज़ कई बार दे देता है और एज़ सून एज़ के साथ दैन लगा करके देगा। तो सून तो वैसे ही पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री के साथ हम देन का यूज़ नहीं करते। तो ये क्या करेगा, देन लगा देगा, देन का भी यूज़ नहीं करना है। ये भी याद रखिएगा, तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं यहाँ से। तो नो सूनर के साथ देन, पहला पॉइंट तो ये आ गया। नो सूनर के साथ क्या करेंगे, हम देन का यूज़ करेंगे।
है ना? दूसरा इसमें याद रखना है इन्वर्जन। इन्वर्जन बोले तो हेल्पिंग वर्ब शुड बी प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट, उसको आप इन्वर्जन बोलते हो। और यही सेम कहानी हार्डली स्कार्सली, इसके साथ वेल लगाते हो और समटाइम्स वेन ना मिले तो बिफोर लगा दीजिएगा आप। और सेकंड बात वही कि इन्वर्जन, इन्वर्जन तब लगाना है जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में है हार्डली स्कार्सली। जैसे इसके लिए स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मैंने कहा नो सूनर ही हैड रीच देयर व्हेन व्हेन इट हैपेंड इट हैपेंड। मान लो ये स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज ये स्टेटमेंट दिया गया आपको। अब आप क्या करेंगे सर? नो सूनर सही है, इसके अकॉर्डिंग देन आना चाहिए और ये नो सूनर स्टार्टिंग में लगा है। यहाँ पर हैड को पहले प्लेस करना पड़ेगा, तो ये बनेगा नो सूनर हैड ही रीच देयर देन इट हैपेंड। बट अनदर क्वेश्चन, जैसे मान लिया ये स्टेटमेंट मैंने लिया, मैंने कहा इसी स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ही हैड नो सूनर रीच देयर देन इट हैपेंड अब ये सेंटेंस एरर फ्री है, देखिए। और यही सेम कहानी हम हार्डली स्कार्सली के साथ यूज करेंगे। मान लो मैं ऐसे लिखता, हार्डली ही हैड रीच देयर व्हेन इट हैपेंड, तो हार्डली के साथ व्हेन आ जाता और हार्डली हैड ही बनता। तो वो सेम कहानी है, दोनों के साथ आप कर पाओगे, ठीक है। और रादर के साथ हम दैन का यूज करते हैं। एक और टर्म है हमारा कौन सा, दैट विल बी रादर, और रादर के साथ क्या लगाते हैं सर? दैन। पहले तो ये देख लो दैन कहाँ कहाँ पर आप यूज करते हो। एक तो आप ER/मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगाते हो। दूसरा आप रादर के साथ दैन लगाते हो। तीसरा आपने अभी पढ़ा नो सूनर के साथ आप दैन का यूज करते हो। एक और पॉइंट याद रखना, अदर के साथ आप दैन लगाते हो। ये 4 पॉइंट है जहाँ पर आप क्या करोगे? दैन का यूज करोगे। कंपैरेटिव डिग्री रादर के साथ, नो सूनर के साथ, अदर के साथ। याद रखना कंपैरेटिव इनसे भी बनता है, प्रेफर और प्रेफरेबल से, बट इनके साथ टू का यूज करते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि वो जो IOR वाले जितने टर्म होते हैं, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनके साथ ये भी कंपैरिजन वाले टर्म होते हैं, बट इनके साथ टू का यूज करते हैं। यहाँ पर कई पॉइंट्स एक साथ आपको क्लियर हो रहे हैं। जैसे अदर के साथ भी देन, हिल्स के साथ बट का यूज करते हैं। हिल्स के साथ क्या करेंगे? बट का यूज करेंगे। इफ और व्हेन के साथ कॉमा, ये कई बार देन का यूज कर देगा, अननेसेसरली लगा देता है। जैसे मान लिया सपोज दैट, एक मैं क्वेश्चन दूँ यहाँ पे, व्हेन ही कम्स व्हेन ही कम्स व्हेन ही कम्स देन आई विल मीट आई विल मीट हिम आई विल मीट हिम। जब वह आएगा मैं उससे मिलूंगा। अब देन का यूज जो है वो अननेसेसरली है। ये ऐसे याद रखना, अनटिल अनलेस अभी लास्ट में समझाऊंगा मैं अलग से। आइदर मैंने बता ही दिया, आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नॉर। याद रखना टर्म भी बैलेंस करने हैं। जैसा टर्म आइदर के साथ सेम वैसा टर्म और के साथ, जैसा टर्म नाइदर के साथ वैसा टर्म नॉर के साथ। वर्ब हमेशा पास नीयरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। एक आइदर से एक से ज़्यादा और, एक नाइदर से एक से ज़्यादा नॉर का यूज कर सकते हो आप। नो, नेवर, नॉट के साथ और लगाओगे, एंड नहीं लगाओगे। निगेटिव होगा तो और आएगा, और अफर्मेटिव होगा तो एंड आएगा। वेदर वेदर को ये वेदर के साथ और का यूज करते हो। ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इफ के साथ और लगा देता है। इफ के साथ और नहीं लगेगा, वेदर के साथ और लगेगा, है ना? ये वाली बात याद रखना। इफ और गलत होता है, जबकि वेदर के साथ और का यूज करते हो। लेस के साथ शुड का यूज करते हो। लेस का हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि, एक तो ये निगेटिव वर्ड है तो नॉट नहीं लगाना। क्या लगाना है? शुड लगाना है। नॉट का यूज आपको अवॉइड करना है ना? जैसे कहा जाए वर्क हार्डर लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। काम करता हूँ मैं, एक एक स्लाइड में और ऐड करता हूँ। एक आध स्टेटमेंट में इसके बता देता हूँ, देखो। अब कई बार क्या होता है कि लेस्ट के साथ डायरेक्ट हम V1 यूज कर लेते हैं। देखो, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल, यू मे नॉट फेल। अरे कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। अब आपने लेस्ट का यूज किया, लेस्ट के साथ
हमें क्या लगाना है? शुड। पहले तो मॉडल वाली प्रॉब्लम हो गई, दूसरा नॉट नहीं लगेगा। समटाइम्स ये ऐसे भी लिख देगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, है ना? तो ये वाली बात वो कई बार अंडरस्टूड हो जाता है ये शुड, ये याद रखना है आपको। लेस्ट एज के साथ एज लगाते हो, सो के साथ एज लगाते हो, एज के साथ एज, सो के साथ एज। डिफरेंस देखो, एज इज अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में, सो एज केवल नेगेटिव में यूज होता है। सो के साथ दैट का यूज करते हो, आगे कैन नॉट, कुड नॉट का यूज करते हो। टू के साथ टू, ये बेसिक पेयर है, ये आपने एडजेक्टिव में पढ़ा, एडवर्ब में भी पढ़ा, वहाँ पर डिस्कस कर चुके हो ऑलरेडी। अच्छा, सच के साथ हम एज या दैट का यूज करते हैं। एज या दैट का अगर पूरी प्रॉपर क्लॉज मिल रही है तो फिर दैट लगाओ, अदरवाइज आप एज के साथ जाओ। वही सेम कहानी हम क्या करते हैं, द सेम के साथ करते हैं, एज या दैट। भी क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ मैंने कहा था टू का यूज करोगे, दैन नहीं लगाओगे, इसमें प्रॉब्लम में दैन देगा। व्हेन और व्हाइल का डिफरेंस मैं अलग से बताऊंगा आपको। और कुछ कंजक्शंस हैं जिनके मीनिंग जान लेने जरूरी है, केवल अगर मीनिंग जान लोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे इन केस का मतलब होता है की दशा में, इसके साथ फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर पाओगे। प्रोवाइडेड बशर्ते कंडीशन बताता है, बशर्ते। नेवरदलेस अभी मैंने बताया था, फिर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अनसर्टेनिटी का टर्म अभी हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये लिस्ट है जिसमें हमने 25 अभी अलग अलग कंडीशन डिस्कस की हमने। अब चलते हैं सर अगले वाले टर्म पर। ये जो कंजक्शन है एज दो एज इफ, पहले तो एक और गड़बड़ जो होती है आपके साथ, आपके एंड से, वो ये क्या पता है क्या कहते हो? आप कहते हो कि एज इफ एक साथ यूज नहीं किए जाएंगे, आप कहते हो डबल कंजक्शन हो गए। तो पहले तो ये मिसकंसेप्शन हटा दो आप। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे का रीजन जरा समझो, है ना? क्योंकि ये एक पूरा कंप्लीट कंजक्शन है एज इफ, और इमेजिनेशन को बताता है। इसके साथ हम वॉज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं, है ना? जैसे कहा जाए ही टॉक्स एज इफ ही वॉज मैड। तो वह ऐसे बात करता है जैसे मानो कि पागल हो। एक तो वर आएगा, दूसरा एज इफ, ये पूरा कंप्लीट कंजक्शन है। तो इफ कंडीशन, इफ का काम क्या है? देखो, इफ बताता है कंडीशन, इफ बताता है कंडीशन, यू नो वेरी वेल। इफ का मतलब अगर, कंडीशन बताएगा। और अनलेस भी कंडीशन बताता है, लेकिन निगेशन में, ये वाली बात। तो देखो एक और पॉइंट यहाँ से बनता है कि सर अनलेस का जो मीनिंग होता है, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। या तो सेंटेंस में आप अनलेस लगा लो, या फिर अगर अनलेस नहीं लगाना है तो आप वही सेम सेंस इफ नॉट से भी कन्वे कर सकते हो। होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये क्लियर हो गया, एज इफ एज दो। अच्छा, जो मीनिंग एज इफ का है वही एज दो का है, दोनों इमेजिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इनके साथ हम क्या करते हैं? वर्क का यूज करते हैं, इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं। इनके साथ वॉज नहीं लगाना है, क्या आएगा? वर आएगा, है ना? सपोज या सपोजिंग के साथ इफ का यूज नहीं करते, इट मेक्स सुपरफ्लुअस एरर, इससे सुपरफ्लुअस एरर बन जाती है, इसको आपको अवॉइड करना है। अब ये कॉन्सेप्ट आता है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। ये सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। मैंने कहा जो सर्टेनिटी वाला केस है, वहां पर आप दैट के साथ जाया करो। जहां पर अनसर्टेनिटी का केस है, ठीक है, केस है, वहां पर वेदर के साथ जाया करो। वेदर के साथ वेदर यूज किया करो। जैसे एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने कहा ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, ही वुड कम। या इसको और बेहतर करते हैं। देखो, इस स्टेटमेंट को मैं और थोड़ा सा अप्रोप्रिएट करता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। मैंने कहा ये सेंटेंस कुछ ऐसे है। मैंने कहा आई एम श्योर फिल इन द ब्लैंक, ही विल कम, ही विल कम। मैंने कहा आई एम नॉट श्योर फिल इन द ब्लैंक, ही विल कम। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों को आपको समझना है।
देखो, अब पहले वाले में सर्टेनिटी है, सेकंड वाले में अनसर्टेनिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वाले में कह रहा है आई एम श्योर, अगर सर्टेनिटी है तो दैट के साथ जाओ, यहाँ पर दैट आएगा। मैं श्योर हूँ कि वह आएगा। आई एम नॉट श्योर, नॉट श्योर का मतलब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी तो आप किसके साथ जाओगे? सर वेदर के साथ जाएँगे। ये सेंटेंस करेक्ट है? ये करेक्ट है। होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का केस हो गया। एज इफ एज दो कर ही लिया, इन केस प्रोवाइडेड बता दिया, सपोज या सपोजिंग के साथ एक का यूज नहीं करते, वो पॉइंट भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। चलिए, अब व्हेन और व्हाइल के बीच में डिफरेंस आता है। तो व्हेन जो है, ये वाली बात समझना, व्हेन जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट को बताता है। फिर व्हेन इज यूज्ड टू रिफर अ स्पेसिफिक पॉइंट, जबकि व्हाइल जो है वो डिस्क्राइब अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैं इस बात को समझाता हूँ, स्पेसिफिक टाइम क्या है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है। जैसे कहा जाए, जब मैं वहाँ पहुँचा, अब ये स्पेसिफिक टाइम है पहुँचने का। ये क्या हो गया? यहाँ पर आप यूज़ करोगे व्हेन आई रीच्ड देयर। व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, अब ये स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा हूँ, व्हेन आएगा, है ना? तो जब आप स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हो, वहाँ पर व्हेन आएगा। अब मैंने कहा जब बारिश हो रही थी, अब ये व्हाइल है, व्हाइल है। जब वह टीवी देख रहा था, जब वह खाना खा रहा था, ये सब व्हाइल ड्यूरेशन वाले हैं। जिस समय वो ट्रैवलिंग कर रहा था, ये सब व्हाइल वाली कंडीशन है। ये आपको याद रखना है कि जहाँ पर हम स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे तो व्हेन आएगा, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करेंगे तो व्हाइल आएगा। देखो, व्हाइल जो है, टू लॉन्गर इवेंट्स और एक्टिविटीज हैपनिंग एट द सेम टाइम, वहाँ पर आप व्हाइल का यूज करते हो। वी स्पेंड लॉन्ग इवनिंग टॉकिंग इन माई सिटिंग रूम व्हाइल ही प्लेड द म्यूजिक। चलो ठीक है, अब ये डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट एक दो यहाँ पर बता दूँ तो बेहतर। जैसे ये यहाँ दिए है, आई वेंट देयर, ही वॉज प्लेइंग चेस, व्हेन आई वेंट देयर। अब ये देखो स्पेसिफिक पॉइंट है, तो आपने वेल लगाया। आई वॉज टीचिंग, ही वॉज प्लेइंग, आई वॉज टीचिंग व्हाइल ही वॉज प्लेइंग, आई वॉज टीचिंग व्हाइल ही वॉज प्लेइंग, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये देखो, अभी मैंने सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी वाला केस बताया, तो वहाँ से क्वेश्चन है। ही हैज़ नो डाउट, यहाँ पर डाउट्स कर ले। ही हैज़ नो डाउट, डाउट नहीं है, इसका मतलब ये सर्टेनिटी हो गई। सर्टेनिटी हो गई तो फिर दैट के साथ जाओ। ही डाउट्स, उसको संदेह है, तो वेदर आ जाएगा। वेदर का यूज़ करोगे, ठीक है? चलिए, अनटिल और अनलेस, देखो ये वाली बात। अनटिल टाइम को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हो, अनलेस कंडीशन बताता है। अनलेस का यूज़ कंडीशन बताने के लिए करते हो। दोनों नेगेटिव हैं, ये वाली बात ध्यान देना। ये आपने अनटिल या अनलेस वाली क्लॉज़ लिखी है, और जिस क्लॉज़ में कंजंक्शन नहीं लगा रहे हो वो मेन क्लॉज़ है। मेन क्लॉज़ में नॉट हो भी सकता है, नॉट नहीं भी हो सकता है। फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर तो यूज़ ही करोगे आप, लेकिन अनटिल अनलेस के साथ वाली क्लॉज़ में नॉट का यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नेगेशन का मीनिंग इन वर्ड्स में है, नॉट नहीं लगाओगे। साथ ही फ्यूचर टेंस का यूज़ भी आप नहीं करोगे। ये बातें आपको अवॉइड करनी है। जैसे मैं 1-2 स्टेटमेंट लेता हूँ यहाँ पर, वहाँ से क्लियर करेंगे। देखो, मैंने कहा फिल इन द ब्लैंक, ही डज़ नॉट वर्क हार्ड, डज़ नॉट वर्क हार्ड, ही विल नॉट पास, ही विल नॉट पास। एक और स्टेटमेंट है, ही विल नॉट कम बैक, विल नॉट कम बैक, वी शैल नॉट गो, वी शैल नॉट गो। ये 2 स्टेटमेंट है। लेट्स सी इनका आंसर क्या होगा। यहाँ पर अनलेस आएगा, कंडीशन बता रहा हूँ। यहाँ पर अनटिल आएगा, टाइम बता रहा हूँ। डज़ नॉट का यूज़ नहीं करोगे, वर्क्स आ जाएगा, बाकी ये करेक्ट है। यहाँ पर विल नॉट नहीं आएगा, कम्स आ जाएगा, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये अनटिल अनलेस में डिफरेंसेस हैं, अनटिल टाइम के लिए और अनलेस कंडीशन के लिए। अच्छा, अनलेस कई बार ना लिख करके आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, किससे? इफ़ नॉट से। इफ़ नॉट, जैसे अगर इस स्टेटमेंट को आपको लिखना है, नॉट लगाना ही है, ये वाला, कि इफ़ ही डज़ नॉट वर्क हार्ड, ही विल नॉट पास, आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? तो ये पूरा जो कंजक्शन का एक रिवीजन था, वन शॉट रिवीजन था, वो होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं सर
क्वेश्चंस आंसर सीरीज, है ना। यहाँ पर नियर अबाउट हम बात करेंगे जो 20 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और 20 नहीं सॉरी 50 क्वेश्चंस हैं, है ना। उन 50 क्वेश्चंस को लेकर के हम डिस्कस करने वाले। एक एक सेंटेंस वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिएगा। एक एक सेंटेंस को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिएगा, देन आप आंसर चेक करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज आस्क्ड टू आइदर चूज हिज फैमिली और हिज फ्रेंड। आइदर के साथ आर लगा है, सही है। टर्म बैलेंस है क्या, चूज वर्ब हो गई, हिज फैमिली ऑब्जेक्ट हो गया, हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बैलेंस है, वर्ब एक्स्ट्रा है, वर्ब को यहाँ पर ले आओ। पार्ट नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। द मैन वॉज सेंटेंस्ड 2 years इन प्रेजेंट एट ही वॉज इनोसेंट। मैंने कहा था एट और आल्दो जहां भी यूज हो अटेंटिवली यूज करना। आपने कहा द मैन वॉज सेंटेंस 2 years प्रेजेंट, उसको 2 साल की सजा दी गई, फिर भी वह इनोसेंट था, ऐसा तो नहीं करोगे। आप कहोगे आल्दो ही वॉज इनोसेंट या दो ही वॉज इनोसेंट। यद्यप वह इनोसेंट था फिर भी उसको 2 साल की सजा दी गई। पार्ट नंबर थर्ड हो जाए। नाइदर वी बोरो नॉर लैंड। नाइदर वी बोरो नॉर लैंड, अच्छा नाइदर के साथ नॉर करेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, सही है, ये वर्ब हो गई। अच्छा नॉर के बाद वर्ब है, नाइदर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो इस सब्जेक्ट को आगे ले आओ आप। योर करेक्ट सेंटेंस विल बी वी नाइदर बोरो नॉर लैंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर इनकरेक्ट पार्ट। एज सुन एज वी गेट एनी इन्फॉर्मेशन देन नहीं आएगा। अभी पढ़े थे एज सुन एज पॉजिटिव है, और ना देन लगाएंगे ना देन लगाएंगे, ठीक है। दे गॉट दे गॉट लेट देयरफॉर दे हैड मिस द बस। वो लेट हो गए इसलिए दे हैड मिस द बस, उन्होंने बस मिस कर दी। तो ऐसा तो नहीं कहोगे वो लेट थे, क्यों लेट थे, क्योंकि उनकी बस मिस हो गई। एज दे हैड मिस देयर बस। दे गॉट लेट दे गॉट लेट एज दे हैड मिस द बस। एज लगा सकते हो, सिंस लगा सकते हो, बिकॉज लगा सकते हो आप, रीजन बताने वाले टर्म और भी लगा सकते हो आप, वो भी रीजन बताएगा। कंजक्शन चाहिए इसलिए ड्यू टू ओइंग टू का यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो प्रपोजिशन है आपके। अनलेस अनलेस यू डोंट पे इन कैश यू विल नॉट गेट दी पार्सल। अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करोगे। अब यू है तो यू के साथ आप पेज नहीं लिख पाओगे, यू प्लूरल है तो पे आएगा। तो अनलेस यू पे इन कैश, पार्ट नंबर फर्स्ट। बोथ मिस्टर शर्मा, मैंने कहा था बोथ वाले में अटेंटिवली सॉल्व करना। अब देखो बोथ है और यहाँ पर आर लगा है, इसका मतलब बोथ को रखना है, बोथ को रिमूव नहीं करना है ना। अलोंग विथ हट जाएगा, बोथ के साथ पेयर किसका बनता है, एंड का। अच्छा यहीं पर इज दिया होता तो फिर बोथ को रिमूव कर देते, फिर ऐसे सेंटेंस बनता मिस्टर शर्मा अलोंग विथ मिस्टर वर्मा इज गुड। नेक्स्ट, मेक हे व्हेन द सन शाइन। ये आपने पढ़ा होगा, ये प्रोवर्ब है, मौके का या अवसर का फायदा उठाओ। यहाँ पर क्या यूज करोगे, वाइल द सन शाइन, वाइल द सन शाइन। जैसे अभी आपने पढ़ा था एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे, है ना। ये प्रोवर्ब याद रखिएगा, समटाइम्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। यू सेंड नाइदर माई पेपर्स, नाइदर माई पेपर्स ऑब्जेक्ट हो गया, माई पेपर्स ऑब्जेक्ट हो गया, और नहीं आएगा नॉर आ जाएगा, ये तो इजी था। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं नो सूनर वाले, है ना। नो सूनर के बाद इन्वर्जन है, डिड आई रीच द स्टेशन, देन नहीं आएगा, देन आ जाएगा THAN। नो सूनर के साथ जो करेक्ट आप वो यूज करते हो कंजक्शन, दैट विल बी देन। बाकी इन्वर्जन भी आपने लगाया, स्टार्टिंग में था तो आपने इन्वर्जन भी लगाया। यू मस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट वेल लेस्ट, लेस्ट के साथ आपने कहा था वुड का यूज नहीं करेंगे, शुड का यूज करेंगे। एक ही मॉडल यूज करनी है लेस्ट के साथ, दैट विल बी शुड। पार्ट नंबर थर्ड, द मैन डाइड बिफोर ही हैड रीच्ड 60। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, और इसमें मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं। आपने ये कंडीशन पढ़ी होगी वैसे टाइम एंड टेंस में, बिफोर के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो, और यहाँ पर आप क्या करते हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो, है ना। ये वाली कंडीशन आपने पढ़ी हुई है।
आफ्टर वाले में आपने ऐसे पढ़ा है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आ जाएगा और इसका जस्ट अपोजिट कर दो आप, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। यूजुअली हम ये टर्म यूज करते हैं। तो आपने कहा बिफोर लगाए, यहाँ पर ही हैड रीच्ड 60, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब अगर आप इसको हैड लगा करके पास्ट परफेक्ट बना रहे हो और यहाँ का हैड रिमूव कर रहे हो, तो 2 जगह आपको वो करना पड़ेगा करेक्शन। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली इस बिफोर की जगह आफ्टर यूज कर लो आप। क्या कर लो? आफ्टर यूज कर लो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द मैन डाइड आफ्टर ही हैड रीच्ड 60। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी सेकंड। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन वेयर। एक तो हार्डली से स्टार्ट कर रहा है तो आपको इन्वर्जन स्पेशली याद रखना है और इन्वर्जन है भी हैड आई, बट यहाँ वेयर नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा व्हेन समटाइम्स बिफोर भी लगा लेते हैं। इट इज नथिंग एल्स, एल्स के साथ हम क्या करते हैं? बट का यूज करते हैं। देन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सर बट। नेक्स्ट, he proved to his own satisfaction that he was a shrewd age, if not shrewder than she। यू नो कि if not के साथ आप क्या करते हैं सर? यहाँ पर सी डी कंपेरेटिव, बट हम बिफोर इफ नॉट क्या यूज करेंगे? पी डी। हालांकि आप रिवर्स भी कर सकते हो, आप इधर कंपेरेटिव उधर पॉजिटिव, या इधर पॉजिटिव उधर कंपेरेटिव, और डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। एज श्रूड एज सही है, श्रूडर देन सही है। सेंटेंस कैसा होगा मेरे भाई? नो एरर। Scarcely had the police stopped firing than the rioters once again began throwing stones at them। Scarcely के साथ इन्वर्जन है सर, सही है। then नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा when, है ना? No sooner had he come from Vijayawada when he was asked to proceed to Delhi। No sooner had he, सही है, इन्वर्जन करेक्ट है। और नो सूनर के साथ हम क्या करते हैं सर? देन का यूज करते हैं, THAN। नेक्स्ट, स्कॉर्सली डिड आई, इन्वर्जन तो है ऑलरेडी, देन की जगह क्या आ जाएगा? व्हेन आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके डाले हैं क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। आप जब सॉल्व करोगे स्पॉटिंग एरर तो आपको आइडिया लग जाएगा। ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे आस्क्ड मी दैट व्हाई आई हैड गिवन अप माय जॉब। इंटरव्यू के दौरान मुझसे पूछा गया कि मैंने अपनी जॉब को क्यों छोड़ दिया। अब आप देखो, ये एक स्टेटमेंट है, दे आस्क्ड मी S1। एक स्टेटमेंट है ये आपका S2, आई हैड गिवन अप माय जॉब। अब मैंने कहा स्टेटमेंट 2 है, जस्ट अ सेक, स्टेटमेंट 2 है और आपको कंजक्शन फिल करना है। तो 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए आपको कितने कंजक्शंस की ज़रूरत है? आपने कहा सर एक ही चाहिए। हाँ, अगर 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट होते तो फिर हम डबल कंजक्शंस का यूज कर सकते थे, मतलब 3 स्टेटमेंट के लिए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट हो गया दे आस्क्ड मी पहला, सेकंड हो गया आई हैड गिवन अप माय जॉब, ये S2 हो गया। और इन दोनों के लिए डबल कंजक्शन आपने लगा रखे हैं। यहाँ पर हम दैट को रिमूव करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, एक तो आस लगा रहा है, वहाँ से आपको आइडिया लग जा रहा है। आस लगेगा तो वाई ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नरेशन में आपने ये वाली बात पढ़ी है। क्लियर? नेक्स्ट, आई वेरी मच डाउट। अच्छा, वेरी मच डाउट का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स ये देखिए, 2 आपने कंडीशन पढ़ी थी, एक सर्टेनिटी और एक अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी अपने साथ कंजक्शन क्या लेगा? दैट। और अनसर्टेनिटी के केस में वी यूज वेदर, वी यूज वेदर। यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये डाउट वाली कंडीशन है, डाउट वाली कंडीशन है तो फिर आप वेदर के साथ जाओ। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वेदर, वेदर। नेक्स्ट, ही हैड नो अदर फॉल्ट बट दैट ऑफ बीइंग टू इम्पेशेंट। अच्छा, अदर के साथ बट का यूज नहीं करोगे, क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा। Such obtuse remarks which he was fond of making did not help to make him popular। एंड यू नो वेरी वेल कि सच के साथ हम पेयर करते एज एंड दैट का, एज का और दैट का, और सेम वाइस वर्सा, यही सेम पैटर्न जो है दैट कैन बी फॉलोड विथ द सेम एज एंड दैट। बाकी आप ये कर सकते हो, अगर स्टेटमेंट है आपकी पूरी क्लॉज गिवन है तो दैट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अदरवाइज एज। जैसे यहाँ पर देखो,
कह रहा सच इसमें एक बात याद रखनी दोनों में कि आप ना तो हु का यूज करें, इनको अवॉइड करना है आपको, हु, हुम एंड व्हिच, है ना? ये जो कंजक्शंस हैं इनको आपको क्या करना है मेरे भाई, अवॉइड करना है। तो सच के साथ व्हिच का यूज नहीं करोगे। यहाँ पर दैट लगा सकते हो, दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ मेकिंग डिड नॉट, हाँ ठीक है, ओके। या एच का यू मतलब बेसिकली व्हिच नहीं लगेगा। लेस्ट, वी हैव योरसेल्फ लेस्ट, यू शुड नॉट, लेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते। हार्डली हैड आई क्लाइम्ब द स्टेयर्स, हार्डली के बाद इन्वर्जन सही है, देन नहीं आएगा, व्हेन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैड नो अदर, अदर के साथ देन आना चाहिए, बट लगा है यहाँ पर देन का यूज कर ले। बोथ द प्रोडक्शन मैनेजर एज वेल एज द चीफ फोरमैन हैव, अच्छा बोथ, और देखो यहाँ पर हैव लगा है, इसका मतलब बोथ को रिमूव नहीं करना है, एज वेल एज को रिमूव करना है। इसको हटा दो और इसकी जगह क्या आ जाएगा सर, एंड आ जाएगा। ही फाउंड हिमसेल्फ कन्फ्रंटेड विथ अ प्रॉब्लम विच ही कुड नीदर फेस श्योरली नॉर, और के प्लेस पर क्या आ जाएगा, नॉर आ जाएगा, और के प्लेस पर नॉर। नो सूनर डिड ही इंटर द रूम देन, देन ये वाला देन आएगा, टी एच ए एन, टी एच ए एन, देन। नो सूनर डिड ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल अचीवमेंट देन, देन आ जाएगा, टी एच ए एन। ये वाले क्वेश्चन जानबूझ करके भाई इतने रिपीट होते हैं, मैं क्या बताऊँ। द रीजन वाई, और द रीजन वाई के साथ हम बिकॉज का यूज नहीं कर पाएंगे। द रीजन वाई शी फेल्ड वाज दैट शी नेवर स्टडीड हार्ड, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, दो फ्रेज आपने पढ़े थे, द रीजन वाई, और दोनों के साथ हमें क्या नहीं करना है, दोनों के साथ हमें सिंपली जो रीजन बताने वाले वर्ड हैं उनका यूज नहीं करना है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। ही नॉट ओनली चीट्स, ही नॉट ओनली चीट्स अदर्स बट आल्सो हिमसेल्फ, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो है, टर्म ही देख लो, टर्म बैलेंस है क्या। नॉट ओनली के बाद चीट्स वर्ब हो गई, अदर्स ऑब्जेक्ट हो गया, बट आल्सो हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बैलेंस है, वर्ब एक्स्ट्रा है, वर्ब को यहाँ पर ले जाओ। पार्ट नंबर फर्स्ट, ही, तो आर करेक्ट सेंटेंस विल बी ही चीट्स नॉट ओनली अदर्स बट आल्सो हिमसेल्फ। The writer of the report and not these accountants who supplied the facts and cost estimates believe the change is necessary। ये बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें आप फंबल करें। मैं आपको चेक कराता हूँ, देखो, द राइटर ऑफ द रिपोर्ट, है ना, ये बन गया पीओ, ये बन गया पीओ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, एंड नॉट भी प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, आप जानते हो। तो थ्री अकाउंटेंट्स हु सप्लाइड द फैक्ट्स एंड कॉस्ट कॉस्ट एस्टिमेट, ये पूरा पीओ बना। सब्जेक्ट क्या है, द राइटर, और द राइटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिलीव लगा है, तो क्या आएगा, बिलीव। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा कि आप बना पा रहे हो। द ऑपरेशन एट द टिम्बकटू हैज सोन अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 दिस ईयर एंड इट वाज स्टार्टेड विथ अ कैपिटल ऑफ जस्ट 1,000। कह रहा है जो ऑपरेशन है टिम्बकटू का उसमें लगभग 20,000 का फायदा हुआ। कह रहा है इट वाज स्टार्टेड विथ अ कैपिटल ऑफ जस्ट 1,000, किसको स्टार्ट किया गया, केवल 1,000 से, तो एंड नहीं लगाओगे। ये तो एंड तो दो सिमिलर बातों को कनेक्ट करेगा, दो आप लगा सकते हो, कंट्रास्टिंग नेचर वाली बातें बता रहे हो ना आप, कि आपने इन्वेस्ट तो केवल 1,000 किया, फायदा लेकिन कितने का हुआ, वो आप कह रहे हो 20,000 का, है ना। तो दैट इज वाई वी कैन यूज दो इंस्टीड ऑफ एंड, हाउएवर भी यूज कर सकते हो आप वहाँ पे। नेक्स्ट, वी आर नॉट श्योर, अच्छा नॉट श्योर मतलब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी वाले में इफ नहीं, वेदर, अनसर्टेनिटी के केस में वेदर। विदाउट ही कंपनसेट्स द लॉस आई शैल नॉट फॉरगिव हिम, जब तक वो अपने लॉस को कंपनसेट नहीं कर देता मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और यहाँ पर बनेगा अनलेस, अनलेस इफ कंपनसेट द लॉस आई शैल नॉट फॉरगिव हिम। वी शुडंट सक्सीड एक्सेप्ट कमल हेल्प अस,
हम सफल नहीं होंगे। कमल की सहायता के बिना हम सफल नहीं होंगे। और यहाँ पर बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट होगा, ऐसे अगर आप इसको बनाओ, इफ कमल इफ कमल वुडंट इफ कमल हैडंट, सॉरी, इफ के साथ तो वुड लगा नहीं पाओगे ना आप, हैडंट हेल्प्ड अस, यदि वह हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। आइदर यू पे द फाइन इल्स वी शैल टेक सम अदर एक्शन, या तो तुम फाइन को पे कर दो या फिर हम कुछ और एक्शन लेंगे तुम्हारे खिलाफ। आइदर के साथ और का यूज करोगे, इल्स का नहीं। ये वाला पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा। इट सीम्स रादर इंटरेस्टिंग दैट वी एक्सपेक्टेड, और रादर के साथ हम दैन का यूज करते हैं, दैट का नहीं। नेक्स्ट, इट इज नाइदर बॉदरिंग मी नॉर माई फ्रेंड्स, नाइदर के साथ नॉर का यूज करोगे, ये वाली बात तो सही है, लेकिन टर्म बैलेंस है क्या, देखो ऑब्जेक्ट, बॉदरिंग वर्ब हो गई, माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बैलेंस है, वर्ब एक्स्ट्रा है, वर्ब को पहले ले आओ। पार्ट नंबर फर्स्ट, हाउएवर ही स्टार्टेड लास्ट बट फिनिश्ड फर्स्ट। अब देखो, एक कंजक्शन आपने लगा दिया स्टार्टिंग में हाउएवर, दूसरा कंजक्शन ये लगा, अब स्टेटमेंट तो दो ही है, कंजक्शन एक ही चाहिए, या तो उसको पहले लगा लो या तो स्टार्टिंग में लगा लो। अननेसेसरली कंजक्शन नहीं लगाने, बट को अवॉइड करना पड़ेगा। योर करेक्ट सेंटेंस विल बी हाउएवर ही स्टार्टेड लास्ट कॉमा फिनिश्ड फर्स्ट। दो द मैन हैड नो मनी ही बोरोड इट फ्रॉम समबडी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। द मैन हैड नो मनी, यदि व्यक्ति के पास पैसा नहीं था फिर भी उसने किसी से उधार ले लिया, अब ये वाली बात कैसे कहोगे, तो कंट्राडिक्टरी बात बताएगा ना, तो जो है ये कंट्राडिक्शन बताता है। अब ये कह रहा हो कि यद्यप वो उसके पास पैसा नहीं था फिर भी उसने उधार नहीं लिया, आप ऐसे कह सकते हो। तो ही हैड बोरोड इट फ्रॉम नोबडी, यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर ये होगा, फ्रॉम नोबडी, किसी से उसने पैसा उधार नहीं लिया, यद्यप उसके पास पैसा नहीं था फिर भी उसने किसी से उधार नहीं लिया, ये कहना चाह रहे हैं। ये डेफिनेटली आपने गलत किया होगा। नेक्स्ट, नो सूनर द सर्वेंट सी हिज मास्टर देन ही स्टार्टेड वॉशिंग द कार, नो सूनर डिड द सर्वेंट सी हिज मास्टर देन, बाकी तो करेक्ट है ना, इन्वर्जन लगाओगे, इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। नो सूनर डिड द सर्वेंट सी हिज मास्टर एज द ट्रेन वॉज रनिंग लेट, ऑलरेडी एक कंजक्शन लगा चुके हो रीजन वाला, एज द ट्रेन वॉज रनिंग लेट, सो का यूज अननेसेसरली है। दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें सिंगल कंजक्शन चाहिए, और अगर वो पहले लिख दिया तो बाद वाले कंजक्शन को ड्रॉप कर दिया करो। रेज ऑफ लाइट टेक ऑलमोस्ट एट मिनट्स टू रीच फ्रॉम द सन एंड द अर्थ, नहीं होगा टू द अर्थ, लगभग 8 मिनट लग जाते हैं जो रेज है उनको सन से अर्थ तक पहुंचने में। फ्रॉम के साथ जो पेयर बनता है वो किसका पेयर बनता है, टू का। वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच हैबिट्स विच आर नॉट हेल्दी, सच आपने पढ़ा था, है ना, सच आपने देखा है, आप कहोगे जी हाँ देखा है, किसमें, सच में देखा है हमने सच को, है ना। देखो क्या कह रहा है, सच हैबिट्स, और सच के साथ विच का यूज नहीं करोगे, सच के साथ ना तो एज लगाते हो, सॉरी, सच के साथ ना तो हुम लगाते हो, ना विच लगाते हो, ना तो हु हुम या विच, इन तीनों का यूज नहीं करते हो, एज या दैट का यूज करते हो। यही सेम प्रोसीजर आप किसके साथ लगाते हो, दैट कैन बी यूज विथ द सेम, द न्यूज इज टू गुड दैट इट कॉन्ट बी ट्रू। अब टू के साथ तो आप दैट नहीं लगाते हो, इस पूरे को ड्रॉप करना पड़ेगा, इसकी जगह टू लगाना पड़ेगा। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ये करेक्ट आंसर होगा। द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइट बट अट्रैक्टिव, ब्राइट मीन्स पॉजिटिव, अट्रैक्टिव पॉजिटिव, दो सेम क्वालिटी, दो पॉजिटिव क्वालिटी, तो क्या करोगे एंड। बट तो हमेशा अपोजिट क्वालिटीज के लिए हम यूज करते हैं।
व्हेन द चैप्टर विल फिनिश, व्हेन द चैप्टर विल फिनिश वी शैल सॉल्व द सम। व्हेन द चैप्टर विल फिनिश। अब ये देखो, ये टर्म आपने पढ़ा था कि इफ और व्हेन के साथ, वैसे कंडीशनल में भी पढ़ोगे आप। ये दो स्टेटमेंट है, ये इफ स्टेटमेंट है या व्हेन स्टेटमेंट है या मेन स्टेटमेंट है। मेन स्टेटमेंट में फ्यूचर हो सकता है, इफ या व्हेन वाले में आप फ्यूचर का यूज नहीं करोगे, तो विल फिनिश नहीं होगा। व्हेन द चैप्टर, व्हेन द चैप्टर फिनिश, और यह ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, व्हेन द चैप्टर इज फिनिश्ड वी शैल सॉल्व द सम। ये पैसिव में लिखो तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा इसको। व्हेन द चैप्टर इज फिनिश्ड वी शैल सॉल्व द सम्स। अनलेस यू विल का यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो विल वांट लिखा है, विल नॉट, ये करेक्ट है, ये विल इनकरेक्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो आपका इनकरेक्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 50 क्वेश्चंस हो गए और मेरे भाई कम समय में बिल्कुल एक्यूरेट आपका रिवीजन मैं करा रहा हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन दीज क्लासेस, है ना। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके पूरे कॉन्सेप्ट का थॉरोली रिवीजन। आप खुद से रिवीजन कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो आप देखिए, व 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर मैं आपको 50 क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूँ। साथ ही साथ आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी करा दे रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी प्रपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो प्रपोजिशन होगा, और प्रपोजिशन 2 स्टेप में मैं आपको कराऊँगा। एक स्टेप जिसमें मैं आपको कराऊँगा बेसिक प्रपोजिशन पूरा, और एक स्टेप जिसमें मैं आपको कराऊँगा फिक्स्ड प्रपोजिशन, है ना? तो 2 स्टेप में इसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसके लिए आप रेडी रहिएगा, नेक्स्ट सेशन हमारा इसी पर बेस्ड होगा। एंड वन मोर थिंग कि साइनो मैराथन आपको जल्द ही मिलने वाली है, लेकिन बट इट इज़ टेकिंग टाइम, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पिक कर रहा हूँ, है ना? इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, बट इस वीक के एंड तक, इस वीकेंड तक आपको ये मैराथन मोस्ट प्रोबेबली आपके पास होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। जय हिंद सभी को, थैंक यू।